हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रियंका गुप्ता। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 3, जो कि हम डिस्कस करेंगे आज SDLC। SDLC स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो थ्रू आउट द डेवलपमेंट जिस जिस फेज से वो पास होता है, थ्रू आउट द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हम उसको बोलते हैं। जितने भी फेजेस से एक सॉफ्टवेयर अंडर द डेवलपमेंट पास होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, SDLC बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोलते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की जब हम बात कर रहे हैं तो हम आगे चल के इससे रिलेटेड बहुत सारे मॉडल्स SDLC पे बेस प्रपोज हुए थे, उनकी हम स्टडी करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि जब हम SDLC की बात कर रहे हैं तो SDLC से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्यों SDLC डिज़ाइन किया गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होना क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो इसका बेनिफिट ये है कि इससे जो है हमारे जो एडवांस में हम रिसोर्सेज की प्लानिंग कर सकते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो जो रिसोर्सेज हमको चाहिए हम उनको एडवांस में प्लान कर सकते हैं। एक अप्रोच हम पहले से डिज़ाइन कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम कुछ रिसोर्सेज को भी इसके लिए तैयार कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम पूरे प्रोसेस को एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, और जिससे कि हमारा जो प्रोजेक्ट, जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, वो एक अच्छा खासा सॉफ्टवेयर बनकर तैयार होगा। तो ये सारे फेजेस आपको यहाँ पे पिक्चर में जो दिख रहे हैं, फर्स्ट वन इज रिकॉग्निशन ऑफ नीड्स, फिजिबिलिटी स्टडी, देन project analysis and specification, design, coding, testing, implementation and maintenance। तो वन बाय वन ये सारे फेजेस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। लाइक फर्स्ट वन इज रिकॉग्निशन ऑफ नीड। तो सबसे पहले यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमको जाननी होती हैं। तो वो हमारा रिकॉग्निशन ऑफ नीड जो फर्स्ट फेज है, उसमें हम सारे रिक्वायरमेंट्स यूज़र के वो कलेक्ट करते हैं, समझते हैं कि यूज़र किस तरीके का प्रोडक्ट क्या चाहता है। नेक्स्ट है सेकेंड वन इज फीजिबिलिटी स्टडी। जो रिक्वायरमेंट यूज़र ने हमें दी उसके बेसिस पे अब हम फीजिबिलिटी की स्टडी करते हैं कि जो भी यूज़र हमको बोल रहा है क्या वो हर तरीके से पॉसिबल है बनाना। चाहे हम उसको टेक्निकल वे में बात करें, चाहे हम इकोनॉमिकल वे में बात करें, लीगली बात करें, एथिकली बात करें, हर तरीके से उसकी फीजिबिलिटी स्टडी हम करते हैं। फिर है प्रोजेक्ट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। जो भी चीज़ें हमको बोली जा रही हैं बनाने के लिए, उसकी बेसिस पे हम पूरे प्रोजेक्ट की एनालिसिस करते हैं। फिर हम पेजेस को डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद जब पेजेस डिज़ाइन हो जाते हैं फिर वन बाय वन मॉड्यूल को हम कोड करना शुरू करते हैं, और जब कोडिंग हो जाती है तो उस कोडिंग के बेसिस पे हम टेस्टिंग करना शुरू करते हैं। जब कोडिंग भी डन हो जाती है तो टेस्टिंग तो बहुत तरीके के टेस्टिंग है। फर्दर यूनिट्स में अभी हम टेस्टिंग पढ़ेंगे, थॉरली पढ़ेंगे, तो उसमें टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, कौन सी टेस्टिंग किस तरीके से की जाती है, कब की जाती है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन। जब हमारे को ये फाइनल हमारे पास हो गया कि हाँ टेस्टिंग हो गई है, हमारा प्रोडक्ट हर तरीके से तैयार है, ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को डिप्लॉय करते हैं, मतलब यूज़र साइड पे हम उसको दे देते हैं, डिलीवरी दे देते हैं उसकी, जिससे कि यूज़र कस्टमर उसको यूज़ कर पाए। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं मेंटेनेंस की। तो मेंटेनेंस क्या होती है, मेंटेनेंस जो है हमारे डील पे डिपेंड करता है। कई बार मेंटेनेंस जो होती है वो प्रोडक्ट के लाइफ टाइम की मेंटेनेंस होती है। इट मीन्स जब तक कस्टमर उस प्रोडक्ट को यूज़ करता रहेगा उतने टाइम तक कंपनी जो है उसको मेंटेनेंस देती रहेगी। कहीं भी कोई एरर है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इम्प्रूवमेंट है, तो वो सब कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो कहीं पे होता है कि 6 मंथ्स की मेंटेनेंस है तो सिर्फ 6 मंथ तक ही वो देना है। तो मेंटेनेंस में एक्चुअली क्या रहता है कि अगर बाद में आगे चल के किसी तरीके की कोई बग है, कोई एरर आ रही है, तो वो सब चीज़ें सॉर्ट आउट करना वो मेंटेनेंस का पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारा SDLC, इन सारी चीज़ों से क्या बनता है, SDLC बनता है। तो इस तरीके से ये सारे फेजेस हैं जो मैंने अभी आप लोगों को समझाए हैं SDLC के। तो इस तरीके से SDLC एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल प्रपोज किया गया, बताया गया कि किस तरीके से एक सॉफ्टवेयर जब डेवलप होता है तो वो कितने फेजेस से गो थ्रू करता है। उसके बाद में है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल्स। तो अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल्स की मैं बात करूँगी तो यहाँ पर ये सारे मॉडल्स इस तरीके से दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है
ये वाटरफॉल मॉडल दिया हुआ है, प्रोटोटाइप दिया हुआ है, स्पाइरल मॉडल, एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल एंड आइटरेटिव एनहेंसमेंट मॉडल। तो ये सारे मॉडल्स जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं वाटरफॉल मॉडल पे। वाटरफॉल मॉडल जो है वो विल्सन रॉयस ने 1970 में दिया था। वाटरफॉल मॉडल में वही सारे फेजेस हैं जो अभी हम लोग एसडीएलसी में डिस्कस किए हैं, बस अभी हम ये जानते हैं कि वाटरफॉल मॉडल हम यूज़ कब करते हैं, जब हमारे पास रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो बहुत अच्छे से हमें पता हो क्या क्या है, हर चीज़ हमें, टेक्नोलॉजी भी हमको पता है क्या हमें यूज़ करनी है, ठीक है। और न्यू वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, अगर ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट बना हुआ है और उसी का एक नया वर्जन अगर हम तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए वाटरफॉल जो है वो सूटेबल मॉडल है। importing an existing product to new platform, ठीक है। किसी भी पुरानी चीज को अगर हम नया करके दिखा रहे हैं तो उसके लिए वाटरफॉल जो है वो एकदम सही चीज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट फेजेस हैं वाटरफॉल मॉडल के। फीजिबिलिटी है, फिर रिक्वायरमेंट है, फिर डिजाइनिंग है, फिर कोडिंग है, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन है और यहाँ पर मेंटेनेंस है। तो यही सारे फेजेस ऑलरेडी मैं आपके साथ एसडीएलसी में डिस्कस कर चुकी हूँ। जब हम वाटरफॉल मॉडल की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें जब हमारा एक फेज कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही हम दूसरे फेज में जा सकते हैं, उससे पहले हम दूसरे फेज में एंटर नहीं हो सकते हैं। तो ये जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वाटरफॉल मॉडल के साथ। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।